मुख्यमंत्री जितने भी गेस्ट थे आलोक सर, देखिए उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए जो बड़ा चेहरा मतलब मुझे दिख रहा है, हालांकि सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स आपको दिख रहे हैं, राज्यों के मुख्यमंत्री आपको दिख रहे हैं, लेकिन बड़े अलायंस पार्टनर नीतीश कुमार, देखिए आपकी स्क्रीन पर नीतीश कुमार भी और प्रधानमंत्री से बाकायदा बातचीत भी। आजकल थोड़ा डिस्टर्बेंस बिहार में है, लेकिन उसके बाद भी अमूमन हम देखते नहीं कि नीतीश कुमार किसी भी इस तरीके के बड़े बीजेपी के कार्यक्रम में नजर आए। देखिए जी, इसकी वजह वही है कि एनडीए का एक वो दिखाना चाहते हैं कि गठबंधन में आज भी चाहे वो राजभर हो या दूसरे और नेता हो, लेकिन उनके साथ साथ जब कोई जाता है कोई चला जाता है, निषाद को यदि साथ में रखा है तो नीतीश कुमार, खास करके बिहार, आपने ठीक कहा, बिहार में जहां तनाव चल रहा है बीजेपी की संख्या भी वहां आगे हो गई है। देखिए आरजेडी से बीजेपी की संख्या वहां ज्यादा होने का एक मैसेज था। नीतीश कुमार जी अब बीजेपी पर और अधिक निर्भर करेंगे, वरना आरजेडी क्लेम कर सकता है कि आइए मुख्यमंत्री में बन सकता हूं यदि कोई अस्थिरता पैदा होती है। इसलिए सारे, वैसे असम के मुख्यमंत्री भी आए, शिवराज सिंह, और भाजपा के मुख्यमंत्री तो आना ही था, मनोहर लाल जी भी वहां पर पहुंचे हैं। तो मुझे लगता है कि एक एनडीए का स्वरूप दिखाना, चूंकि हम क्योंकि जो ट्रेडिशनल पार्टनर्स थे शिवसेना और अकाली दल अब नहीं है। अगर राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में आप देखेंगे, ठीक है अठावले साहब हैं, लेकिन मारक क्षमता वाला कोई अलायंस पार्टनर है तो नीतीश कुमार ही है, वो मंच पर दिख रहे हैं। और बल्कि मैं तो ये मानता हूं कि देखिए आज भी अभी उपराष्ट्रपति का चुनाव होना है, राष्ट्रपति का चुनाव है, उपराष्ट्रपति से भी ज्यादा। उपराष्ट्रपति में तो विधानसभाओं से नहीं होता उतना, जितना राष्ट्रपति के लिए जो चुनाव में जरूरत है उस हिसाब से जेडीयू और जो घटक है या जिस तरह के जो वहां नहीं भी पहुंचे हों, उन सबका समर्थन लेने की कोशिश भी की जा रही है। तो उत्तर प्रदेश को आप याद करिए ना, जहां कर्नाटक में जब हुआ था, जब बसपा मायावती जी और सब चले गए, एक जरूर बात है कि यहाँ पर प्रतिपक्ष के जिनको बुलाया भी गया उनकी अनुपस्थिति अखिलेश यादव नहीं थे, कांग्रेस पार्टी से कोई नहीं था। ये तस्वीरें, जी हाँ, ये वीवीआईपी की तस्वीर आपकी स्क्रीन पर, बड़ी तस्वीर, बीच में योगी आदित्यनाथ की शपथ लेते हुए केशव प्रसाद मौर्य, ब्रिजेश पाठक, सुरेश खन्ना, बेबी रानी मौर्य, सूर्य प्रताप शाही, स्वतंत्र देव सिंह, लक्ष्मी नारायण चौधरी और जयवीर सिंह। सर जो सरप्राइज पैकेट था वो, मतलब मुझे लगता है सबसे बड़ा ब्रिजेश पाठक, दिनेश शर्मा को रिप्लेस कर रहे हैं। 6 साल पहले पार्टी में आए थे, बहुजन समाज पार्टी की राजनीति करते थे, लखनऊ विश्वविद्यालय की राजनीति करते थे, लखनऊ कैंट जैसी सबसे प्रेस्टिजियस सीट भी मिली, Z+ सिक्योरिटी भी थी, और आज डिप्टी सीएम। 6 साल में बड़ा प्रमोशन। देखिए जिस तरह से परिवर्तन, पार्टी में आने वाले को आपने तो असम में मुख्यमंत्री बना दिया, मैंने जैसे भाजपा ने, इसलिए मुझे लगता है कि ये भी दिखाना जरूरी है कि आप अपनी पार्टी में यदि आते हैं, वरना पहले कांग्रेस में भी ऐसा होता था, जो नया आदमी आता है उसको कई बार कई वर्षों तक, चाहे वो पुराना रहा है, उसको तुरंत पद नहीं मिलता था। एक आपने बिल्कुल ठीक है, दिनेश शर्मा, लेकिन रजत जी आप मानेंगे कुछ तो कुछ हो सकता है, उनको बताया जा रहा है कि विधान परिषद में कुछ पद दे दिया जाए, उसका अध्यक्ष बना दिया जाए, लेकिन उनके परफॉर्मेंस का भी एक बड़ा रोल है। हमारे साथ अरविंद सर भी जुड़ गए हैं, हमारे साथ लखनऊ से आलोक अवस्थी जी हैं, बहुत स्वागत है आपका, और समाजवादी पार्टी से भी अरविंद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आलोक सर आपका रुख कर लेता हूं, आलोक अवस्थी जी। सर जो ड्रॉप आउट है, ये तो खैर हमने देखा, बिग पिक्चर हमने देखी, एक बड़ा आयोजन किया, जो ड्रॉप आउट थे उस पर सवाल जरूर होगा। सिद्धार्थनाथ सिंह, श्रीकांत, महाना, हालांकि बताया जा रहा है कि सतीश महाना जी स्पीकर बनाए जा सकते हैं, लेकिन 2 बड़े नाम, श्रीकांत और सिद्धार्थनाथ सिंह, 2 बड़े नाम, और दिनेश शर्मा डिप्टी सीएम, 3 के ड्रॉप आउट की वजह, आलोक सर। देखिए भारतीय जनता पार्टी एक विश्व का सबसे बड़ा कार्यकर्ताओं का दल है और समय समय पे भूमिकाएं बदलती रहती हैं। जब पिछली बार मंत्रिमंडल बना था, उसके पहले जो लोग मंत्री बने थे उनकी उसके पहले कुछ और अन्य भूमिकाएं हुआ करती थी। आज उनको पार्टी कुछ और काम देगी, क्योंकि अब 2024 का चुनाव, देश का जो आम चुनाव होने जा रहा है, जो देश का प्रधानमंत्री चुनेगा, उसमें सभी की महत्वपूर्ण भूमिका रहने वाली है। अभी विधानसभा विधानमंडल दल में तमाम पद है, अभी जो है पार्टी के अंदर भी अध्यक्ष वगैरह और तमाम पदाधिकारी बदले जाएंगे, राष्ट्रीय स्तर पर भी तमाम परिवर्तन होंगे। तो मुझे लगता है कि अभी आप इसको ड्रॉप आउट मत देखिए, ये मान के चलिए कि पार्टी ने उनके लिए कुछ बेहतर सोचा होगा और उनकी जो कार्य क्षमताएं हैं उनका बेहतर उपयोग किया जाएगा। हम इसको इस दृष्टि से देखते हैं। ठीक है सर, दिनेश शर्मा डिप्टी सीएम, वो भी ड्रॉप है इस फिलहाल मंत्रिमंडल। ठीक है, पार्टी का काम है, आप बड़ा काम दे सकते हैं, बाद में लोकसभा भी लड़वा सकते हैं 24 में, लेकिन क्या कामकाज का भी एक आकलन था, परफॉर्मेंस रिपोर्ट कार्ड भी था, जिसको देखते हुए फिर इस मंत्रिमंडल को बनाया गया और उन लोगों का जिनका कामकाज अच्छा था उनको दोबारा मौका मिला? नहीं, इसको इस तरीके से नहीं देखना चाहिए।
देखिए, जब कैबिनेट होती है तो एक सामूहिक सबकी जिम्मेदारी होती है, और सबकी सामूहिक कलेक्टिव जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है और उपलब्धियां भी होती है। व्यक्तिगत उपलब्धियों को हम लोग नहीं देखते हैं, हम लोग देखते हैं कि पार्टी की उपलब्धियां क्या रही और पार्टी से जनता को कितना लाभ हुआ। इसको इसी रूप में देखना चाहिए। मैं इसको बहुत आप शब्दों की बाजीगरी में करना चाहते हैं, लेकिन मैं आपको स्पष्ट रूप से आग्रह करूंगा कि ये हमारी पार्टी में तमाम लोगों के दायित्व बदलते रहते समय समय पर, इसको उसी दृष्टि से देखना चाहिए। ठीक है, एक बार अरविंद सर के पास चलते हैं। अरविंद सर, आज का शपथ 24 की तैयारी। देखिए, 24 की तैयारी हम सब लोग मानते हैं। उत्तर प्रदेश का चुनाव है और उत्तर प्रदेश में नई सरकार आ रही है। हाँ। तो 24 ध्यान में सबके है, लेकिन मुझे लग रहा है कि परफॉर्मेंस को ही बेस बनाया गया है। 24 की तैयारी से ज़्यादा परफॉर्मेंस को बेसिस बनाया गया है। और जो लोग बाहर हुए हैं वो बहुत साफ लग रहा है, आलोक जी चाहे जो भी बोलें, कि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के साथ उनकी नहीं बनी है बहुत, या मुख्यमंत्री और केंद्र के वैल्यूएशन में उनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा है। 15 दिन का वक्त जो बीता है रिजल्ट आने से लेके आज शपथ ग्रहण के बीच, ये कोई ऐसे बैठ के फुर्सत में चाय पी रहे हों और पकौड़ी खा रहे हों, इस किस्म का समय नहीं बीता होगा। ये बहुत मुश्किल समय रहा होगा और काफ़ी भागा दौड़ी और चर्चा और इनका दबाव और उनका दबाव ये सब आया होगा। लेकिन सबके बाद जो नतीजा आया है उससे ये चीज़ें साफ लग रही हैं कि कुछ लोग योगी जी की पसंद नापसंद के बेसिस पे छटे हैं, लेकिन उससे ज्यादा लोग परफॉर्मेंस के बेसिस पे छटे हैं। ठीक है, और या जिनका कद बढ़ा है वो परफॉर्मेंस वाले हैं। ठीक है, इसका मतलब परफॉर्मेंस ठीक है, सरकार मतलब एक पैमाना था जिस पर रख कर देखा गया था। एक बार राज बिहारी जी को लाएंगे। राज बिहारी जी, बिग टेक अवे इस कैबिनेट का क्या है? मुझे तो लगता है कि सबसे ज्यादा अगर बिग टेक अवे का आप नाम लेंगे तो मैं तो ब्रिजेश पाठक को मानूंगा। डिप्टी सीएम 6 साल पहले पार्टी में आते हैं, बहुजन समाज पार्टी छोड़कर विधायक होते हैं, मंत्री बनते हैं, प्रेस्टिजियस सीट से लड़ते हैं और आज डिप्टी सीएम। देखिए, जो लखनऊ कैंट से जीते हैं उनकी दूसरी सीट थी, उनको लखनऊ कैंट भेजा गया था कि लखनऊ कैंट को थोड़ा कमजोर मान रहे थे और ये सोच के उनको लखनऊ कैंट भेजा गया कि ये वहां से जीतेंगे, और जीते भी। और जहां से सीट छोड़ गए वो सीट हार गए। तो ब्रजेश पाठक का, देखिए ब्रजेश पाठक बीजेपी में चाहे 6 साल पहले आए हों, लेकिन उन्होंने जिस तरह से 6 साल अपने आप को बीजेपी में ढाला, लगातार कार्यक्रमों में गए, कार्यकर्ताओं से मिलते थे और कहीं कोई भी पारिवारिक समारोह उसमें जाना, खास तौर में जो लखनऊ है उसका अजीब मिजाज होता है। वहां पर नेता की अगर कार्यकर्ताओं से या जनता से घर जैसी दोस्ती ना हो तो वो उसको नेता नहीं मानते। तो इस तरह उसने बहुत अच्छा उन्होंने एक अपना लोगों से अपना तारतम्य बनाया और जीत के भी आए, और बहुत जो फंसी हुई सीट थी उससे जीत के आए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो लोग बने हैं, जैसे अरविंद जी कह रहे थे। नहीं राजबिहारी जी, इस पे मैं थोड़ा सा इत्तेफाक रखता हूं। लखनऊ कैंट में फंसी हुई सीट नहीं मानूंगा। आलोक अवस्थी जी साथ में। आलोक जी, लखनऊ कैंट भी फंसी हुई सीट थी? ईमानदारी से बोलिएगा। पूरी बीजेपी चाहती थी लखनऊ कैंट से चुनाव लड़ना। आलोक अवस्थी जी, आवाज मिली आपको? हाँ राजा जी बोलिए। मैं कह रहा हूं, राज बिहारी जी कह रहे हैं कि साहब लखनऊ कैंट फंसी हुई सीट थी जहां से ब्रिजेश पाठक जी जीते हैं। मैं नहीं मान रहा हूं। मैं कह रहा हूं सबसे श्योर शॉर्ट सीट थी, आधी बीजेपी उसी सीट के पीछे पड़ी हुई थी। हाँ, लखनऊ की जो पूरब की सीट है और लखनऊ की जो कैंट की सीट है, ये बहुत सेफ सीट है भारतीय जनता पार्टी की। तो उनका आकलन सही नहीं है, क्योंकि मैं लखनऊ को बहुत अच्छे से जानता हूँ। अटल जी के इलेक्शन तक को मैं देखता आ रहा हूँ। ये 2 सीटें शुरू से कंफर्टेबल रही है। मैं इतना बात जरूर करना चाहता हूँ कि आप हमारे मंत्रिमंडल को बहुत समावेशी रूप में देखिए। नए और पुराने का संगम है। हमने देखिए अल्पसंख्यक में हमारा जो एक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का जो कार्यकर्ता था, जो प्रदेश के अल्पसंख्यक मोर्चे में महामंत्री था, हमने उसको भी मंत्री बनाया है। और देखिए कई आप देखिए नए चेहरे आए हैं और नए और पुराने का जो संगम बना है, ये 2024 में बिल्कुल जो है आप इसका रिजल्ट देखिएगा कि जनता के बीच में लगातार जो है एक अनुभव और दूसरा नई ऊर्जा और जोश, इसका भारतीय जनता ठीक है, नई ऊर्जा है, नया जोश है, नई भाजपा है। आलोक सर, मेहता सर, आपसे एक सवाल। देखिए, जो लोग बाहर से आए थे उनको भी बीजेपी ने एकोमोडेट किया है। हालांकि जितिन प्रसाद चुनाव के पहले चले गए थे, लेकिन चुनाव के ठीक उस वक्त राकेश सचान फतेहपुर के रहने वाले थे, उन्होंने, और पॉलिटिकल एडवाइजरी कमेटी में थे प्रियंका गांधी के, उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ी, बीजेपी आए,
फतेहपुर से लगभग 60-70 किलोमीटर दूर जाते हैं, पहली बार ज्वाइन करते हैं, चुनाव लड़ते हैं, जीतते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर बने। राकेश सचार। देखिए रजत जी, ये सही है। कुछ इस तरह के सरप्राइज इसलिए भी होते हैं कि जिसको आप विभीषण वाली कहानी है, राम राज्य अयोध्या के नाम पर तो बहुत सारा वोट ही लिया जाता है। तो ऐसे समय में हो सकता है वहां रह करके भी कई लोग असंतुष्ट जो महीनों तक इंतजार करते रहे, जब वो मौका आया तब वो लास्ट मिनट पर उनको ले लिया गया। इसलिए मुझे लगता है कि राजनीति में ये जोड़ तोड़ ये सही है कि इसको बहुत शोभनीय उन लोगों के लिए, जैसे अभी आप तो वहां के हैं आशुतोष टंडन, उनको जो उनके लालजी टंडन के परिवार के होते हुए, वो भी लखनऊ के हैं। जब ये आप कह रहे थे ना राजबिहारी जी कि भाई वो घर घर में, तो टंडन जी का तो और उनके परिवार का तो घर घर में बहुत ज्यादा था। लेकिन हो सकता है कि वो पहले जो मंत्री रह चुके हैं अब उनको कोई और जिम्मेदारी दे करके कुछ और, जैसे लालजी टंडन जी को भी बाद में दूसरी जिम्मेदारियां दी गई थी, गवर्नर बना दिया गया। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि ये पार्टी के, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह, मतलब मैं वैसे योगी आदित्यनाथ जी तो हैं ही, उनकी पसंद नापसंद का थोड़ा बहुत ध्यान रखना जरूरी भी है, मुख्यमंत्री है, लेकिन पार्टी की दृष्टि से वो एक दूरगामी जो रणनीति बनती है। एक लाइन और मैं बोलूंगा जी, इसमें जो कि हम पहले पूरे 2 घंटे की चर्चा में इस पर जोर नहीं दिया, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बल्कि विश्व हिंदू परिषद, केशव प्रसाद मौर्य, राजबिहारी जी भी कल जिसके जिक्र कर रहे थे कि वो विश्व हिंदू परिषद का भी उनकी पृष्ठभूमि है। तो उनका जो कार्यकर्ताओं ने जो वर्षों तक काम किया है, एक तरफ नए वाला भी आया है, लेकिन जो पीछे बिहाइंड द कर्टेन जो कहीं पद नहीं मिला, ये जिनको तो पद मिल गए, लेकिन ऐसे लोगों ने काम किया जिससे पार्टी जीती है। ये उसको हमारे समाजवादी मित्र उसकी आलोचना कर सकते हैं कि आरएसएस पीछे, लेकिन आरएसएस का आदमी काम नहीं करेगा, कार्डर नहीं होगा तो कैसे जीतेंगे? ठीक है, एक बार अरविंद सर आपके पास। अरविंद सर, विपक्ष की तरफ से किसी का ना जाना यह भी बहुत अच्छा संकेत नहीं है। पिछली बार जब ये सेरेमनी हुई थी और योगी आदित्यनाथ जी ने शपथ ली थी, मैं उस ग्राउंड में मौजूद था, उसमें मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, सभी लोग मौजूद थे। आज हमने विपक्ष का एक भी नेता नहीं देखा, जबकि औपचारिक रूप से बुलाया गया था लोगों को। नहीं, बुलाया ही नहीं गया था। इस बार जितनी तैयारी थी मैंने तो नहीं देखी थी कहीं तैयारी उससे ज्यादा। तो इतनी तैयारी में अगर विपक्ष आपका या पिछला चीफ मिनिस्टर आपके आयोजन में नहीं आता है तो ये आयोजन पे टिप्पणी है और आपके रिश्तों पे टिप्पणी है। क्योंकि अब शपथ ग्रहण का मतलब ये है कि ये उत्तर प्रदेश की सरकार है, ये बीजेपी की सरकार नहीं है, ये अब उत्तर प्रदेश को चलाने वाली सरकार है। तो आपके रिश्ते ऐसे होने चाहिए या ऐसी पॉलिटिक्स होनी चाहिए, विपक्ष की भी मैं कह रहा हूं और आपकी भी, कि चुनाव के पहले के दिन तक तो सारी लड़ाई वैलिड है, सब लड़ाई जायज है, उसमें कोई हर्जा नहीं है। लेकिन नतीजे आने के बाद सबको नतीजे एक्सेप्ट करने होंगे और अब सरकार चलाना है, वो एक नई शुरुआत हो रही है। तो इस नई शुरुआत में भागीदार बनने का, दर्शक की हैसियत से ही आने का, इसकी जरूरत तो थी। तो ये अगर फेल्योर है तो विपक्ष का भी फेल्योर है और सरकार का भी फेल्योर है। ठीक है। और राजबिहारी जी, जो कास्ट कॉम्बिनेशन है, जिस हिसाब से वोट मिला, चाहे वो जाट की बात करें, बैकवर्ड्स की बात करें, ओबीसी की बात करें, वो भी एक झलक इस पूरी कैबिनेट में देखने को हमें मिली है। कैबिनेट में जो नए लोग लिए गए हैं, चाहे पुराने लोग जो दोबारा लिए गए हैं, वो ये दिखाने को, ये पूरी तरह से ये दिखा रहा है कि जो लोग काम कर सकते हैं उनको मौका मिला है। ऐसा नहीं है कि कास्ट के केवल जातिगत समीकरणों में ध्यान रखा गया है। अगर जातिगत समीकरण में देखेंगे तो जो बहुत कई ऐसे जो ज्यादा जीत के आए हैं जातियों से, उनको ज्यादा सीट मिली है, ऐसा नहीं है। लेकिन एक अच्छा, एक सबको बराबर बराबर मिले। अभी अगर ऐसे जिलों की बात करें तो बहुत सारे जिले तो है ही नहीं इसमें। 50 मंत्री बने हैं तो 75 जिले हैं तो हो भी नहीं सकते हैं। एक जिले से 2-2 लोग भी बने हैं। कई ऐसे जिले हैं जहां से पार्टी पूरी की सभी सीट जीती है, वो भी जिले भी शामिल नहीं है। जैसे गाजियाबाद की बात करें, सभी 5 सीट जीते, नोएडा में सभी सीट जीते, अगर आगरा में हम 9 सीट जीते हैं तो वहां से 2 मंत्री हैं, मथुरा से हम 5 सीट जीते तो 1 मेरे ख्याल से गर्ग साहब ड्रॉप है, साहिबाबाद से शर्मा जी जीते हैं, जो कि मेरे ख्याल से हाईएस्ट मार्जिन ऑफ वोट है, वो भी ड्रॉप, वो भी कहीं नहीं है। तो इस तरह से बॉबी, लेकिन ये कोशिश की गई है। 22 मंत्री ड्रॉप हुए हैं। तो 22 मंत्री ड्रॉप होने का मतलब साधारण नहीं है। 10-12 मंत्री जो चुनावी हार गए थे और जो जिनको अभी नहीं लिया गया है, जैसे बात भी चल रही है कि अभी चुनाव की तैयारी होगी 2024 में होगी, क्योंकि श्रीकांत शर्मा या सिद्धार्थ नाथ सिंह जब अमित शाह पार्टी के अध्यक्ष थे तो उनके साथ में वो सचिव थे। ठीक है, श्रीकांत शर्मा मीडिया ये भी एक चर्चा है कि अब देखिए स्वतंत्र देव जी अध्यक्ष थे, स्वतंत्र देव जी मंत्री थे, मंत्री बन गए, एक ही पद खाली होगा।
अब आप श्रीकांत जी को बना लीजिए, सिद्धार्थ जी को बना लीजिए, दिनेश शर्मा जी को बना लीजिए, ये आपके ऊपर है। नहीं, लेकिन वो एक ही पद है। नहीं, लेकिन जैसे उत्तर प्रदेश में दयाशंकर सिंह वाइस प्रेसिडेंट थे, वो मंत्री बन गए, तो उत्तर प्रदेश संगठन में भी कई सीटें खाली हुई हैं, तो उन सबको कहीं ना कहीं, अब पार्टी है तो कहीं ना कहीं उनको मौका मिलेगा नहीं मिलेगा, ये पार्टी नेतृत्व को देखना है। लेकिन हाँ, ये हम ये कह सकते हैं कि कुछ ऐसे मंत्री जो जिनका कार्य अच्छा नहीं रहा, या जिनसे कार्यकर्ता नाराज थे, या जिनसे जनता खुश नहीं थी, जिनके ऊपर तमाम तरह के आरोप थे, उनको इस बार मौका नहीं मिला है। लेकिन एक बात मैं जोड़ दूं नरेंद्र जी, हाँ, मेरा ये कहना था कि कुछ लोगों को हो सकता है संसद, देखिए नरेंद्र मोदी जी का जो जत्था मैं वर्षों से देखा है, वो कहते हैं कि भाई 1 साल 2 साल तैयारी करो। यदि इनमें से कुछ लोग हो सकता है वो लोकसभा के उम्मीदवार बना दे, यदि मथुरा से श्रीकांत शर्मा जीत के अभी आ गए हैं, क्या बड़े उनका उदाहरण, जरूरी नहीं कि उनको भेजा जाए, लेकिन ऐसे भी कुछ नेता हो सकते हैं जिन्होंने मंत्री के रूप में अच्छा काम नहीं किया, लेकिन लोकसभा में यदि उनको लगता है कि आगे आने वाले समय में मुझे इन चेहरों की जरूरत होगी, नहीं तो लेकिन आलोचन मेरा अपना मानना है, और आप लोग बहुत वरिष्ठ हैं, अगर एक मंत्री कोई आज ड्रॉप होता है, मान लीजिए आपने जैसे श्रीकांत शर्मा की बात करी, हो सकता है अध्यक्ष बना दी जाए, आज जब ड्रॉप होगा तो जो पॉपुलैरिटी लेवल है और एक्सेप्टेंस है वो हमेशा डाउन जाएगा क्षेत्र में, कि देखिए मंत्री पद से ड्रॉप हो गए। उस ड्रॉप आउट को लेकर अगला आदमी 2 साल काम नहीं कर पाएगा। उसके लिए ज्यादा आसान होगा जो आज मंत्री पद की शपथ लेता है, यहां से लेकर 24 तक वो मंत्री रहते हुए उस लोकसभा को तैयार करता है, काम करता है, जनता के बीच जाता है, और उसके बाद लोकसभा लड़ लेता है। ड्रॉप आउट में तो आपकी जो पावर्स एज अ मिनिस्टर है वो भी गई, पॉपुलैरिटी भी गई। अब आप तैयारी करें, हो सकता है आप जीत जाए, लेकिन मेरा अपना राजनीतिक तौर पर मानना है, जो सूझबूझ है, कि जिसको आप ड्रॉप करते हो भले ही आप लोकसभा दो, लेकिन उसके लिए टफ हो जाता है वो। जी मैं इसका जवाब वैसे दे देता हूँ। हाँ। वैसे बहस का मुद्दा है, लेकिन मैं कांग्रेस की पूरी परंपरा को कवर करता रहा ना, भारतीय जनता पार्टी। कई बार जब जिन लोगों को मैंने विद ऑल रिगार्ड्स अडवाणी जी जिस उस पर थे, उसके बाद कहाँ रहे, फिर कहाँ रहे। देखिए होता क्या है कि इस तरह के नेताओं को तैयार करना, कई बार उनके बिना पद के भी, नरेंद्र तिवारी कई ऐसे पदों पर उनको भेज दिया गया जहां उनको लगा, वो कहते भाई मैं साइकिल चलाऊंगा, पहले मैं इतना मंत्री रहा। तो ये नहीं है। यदि आप अपने इलाके में काम करें और सरकार में भी, यदि अरविंद शर्मा जी, अभी मैं उदाहरण के लिए देता हूं, वो चाहे प्रशासन से आए थे, लेकिन यदि उनका प्रभाव लोग मानते थे कि सरकार में है, यदि आप ये कहते मंत्री हूं तभी मैं चुनाव जीत सकता हूं, तब तो बेकार है। आप बिना मंत्री रह करके भी यदि अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं, यदि सरकार में अपनी बात मनवा सकते हैं, यदि प्रधानमंत्री का या पार्टी अध्यक्ष का या अमित शाह जी का यदि आपके पास विश्वास है, तो कौन मंत्री है जो आपका काम नहीं, मतलब आपकी सही बात। सर ये देखिए लाइव तस्वीरें भी है, ये हम आपको दिखा रहे हैं, और पोस्टर्स लग गए। मैंने आपको कहा था कि सबसे बड़े पोस्टर्स आपको ब्रिजेश पाठक के मिलेंगे, लखनऊ से लेकर उन्नाव तक, लखनऊ विश्वविद्यालय तक, पार्टी कार्यकर्ताओं से लेकर, लखनऊ के स्थानीय निवासी से लेकर, जितने भी यूथ ब्रिंग है, बड़ा पोस्टर आपको ब्रिजेश पाठक का ही मिलेगा। देख लीजिए, 2 तरफ है, दोनों तरफ ब्रिजेश पाठक के ही पोस्टर्स हैं। राजबिहारी जी, ब्राह्मण वोट की बात तो करिए जरूर, क्योंकि वो ब्राह्मण वोट भी तो एक है, बीएसपी से आए तब भी। हाँ राजबिहारी जी। राजबिहारी मैं ये जानना चाहता हूं, जो दिनेश शर्मा जी को एक ब्राह्मण को बैलेंस करने के लिए दिया गया था डिप्टी सीएम, क्या वो बैलेंस नहीं कर पाए, और वो जगह, वो वैक्यूम ब्रिजेश पाठक ने फिल करी? देखिए, दिनेश शर्मा बहुत लंबे समय से उत्तर प्रदेश की राजनीति में है। सबसे पहले वो युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए, बहुत पहले, पुरानी बात है, 25 साल पहले, और फिर वो लखनऊ के मेयर भी रहे। लेकिन मंत्री बनने के बाद वो ब्राह्मण समाज में ब्राह्मण नेता के तौर पर अपनी छवि नहीं बना पाए। और ठीक है, भले आदमी माना जाता है उनको, लेकिन उनके ऊपर कई तरह के आरोप भी लगे, और जिस तरह से चुनाव में भी, जैसे जिस तरह से चुनाव में मोरे सक्रिय थे, जगह जगह जा रहे थे, वोट मांग रहे थे, अपनी सीट छोड़ के भी प्रचार करने गए, उस तरह दिनेश शर्मा चुनाव नहीं लड़ रहे थे। लेकिन वो चुनाव प्रचार में इस तरह नहीं दिखाई दे गए, पार्टी ने उनको इस तरह प्रोजेक्ट भी नहीं किया कि एक ब्राह्मण नेता की तरह प्रोजेक्ट भी नहीं किया। लेकिन ब्रिजेश पाठक ने अपने आप को, जो बीएसपी से आए, लेकिन याद देखिए आतिशबाजी के भी आपको शॉट्स दिखा रहे हैं, लगातार सेलिब्रेशन हो रहा है। और इसी में सर एड ऑन, अरविंद सर, वो जो एक वैक्यूम था ब्राह्मणों वाला, इसीलिए शायद जितिन प्रसाद के लिए आसानी हुई, और बीजेपी ने तुरंत एक्सेप्ट किया, एमएलसी दिया, मंत्री बनाया, और आज भी कैबिनेट मंत्री बनाया है। एक वैक्यूम था ब्राह्मण पॉलिटिक्स का, ब्राह्मण क्योंकि कलराज मिश्रा, मुरली मनोहर जोशी, ये सब रिटायर हो चुके थे। ब्राह्मण पॉलिटिक्स का ही मामला नहीं है, ब्राह्मणों के वोट का भी मामला है। 11%, 10% ब्राह्मण वोट है, और बीजेपी के पास जेन्युइनली ब्राह्मण लीडर की
मुरली मनोहर जोशी और कलराज मिश्र जैसे लोगों के किनारे होने के बाद से जेन्युइनली ब्राह्मण नेतृत्व की कमी है और ब्रजेश पाठक ने अपने को बहुत तेजी से उस जगह ठीक पे। है, आलोक अवस्थी जी आपके पास आएंगे। एक बार योगेश मिश्रा जी भी हैं हमारे साथ समाजवादी पार्टी की ओर से। योगेश जी, सीधा बिल्कुल सिंपल सवाल, समाजवादी पार्टी की तरफ से बुलावा आपको मिला था, निमंत्रण मिला था, हमारी जानकारी के अनुसार से योगी आदित्यनाथ जी ने फोन भी किया था अखिलेश यादव जी को, लेकिन उसके बाद भी विपक्ष की जो मौजूदगी होनी चाहिए थी कोई नहीं गया सर। योगेश जी देखिए, जो मेरी निजी जानकारी में था कि 2-2:30 बजे तक की मुझे सूचना थी कि जा सकते हैं, लेकिन मैं अब देखिए वो नहीं गए, इसलिए मुझे बहुत आश्चर्यचकित हूँ क्यों नहीं गए वो। क्यों नहीं गए इस पे मैं व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपसे रजत जी एक चीज बोलूंगा। मैं लगातार इस चैनल के माध्यम से सारा सिस्टम देख रहा था। आज जनता का दिन है, उत्तर प्रदेश की जनता ने अपनी सरकार को चुना है, जनता की सरकार जनता के लिए जनता के द्वारा चुन ली गई और इतना अच्छा लग रहा था कि ठीक है उत्तर प्रदेश जनता में आज हर्षोल्लास है। आज जनता का दिन है, आज जनता और जो मंत्री चुने गए सबको शुभकामनाएं, मुख्यमंत्री जी को शुभकामनाएं और जितने भी लोग थे वहां पे सबको दिली मुबारकबाद है कि आप उत्तर प्रदेश को लगातार विकास की प्रगति की राह पे लेके जाइए। और इस शुभकामनाओं के साथ मैं फिर से वो कहता हूँ कि उन्हें जाना चाहिए था, क्योंकि कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है, वैचारिक मतभेद हो सकता है, पार्टी का हो सकता है, क्योंकि मैं व्यक्तिगत ये कह सकता हूँ कि जाना चाहिए था, लेकिन अब क्यों नहीं गए इस पे ठीक है, मुझे लगता है कि थोड़ी देर में ट्विटर पर या एक वो हाँ आलोक जी आप कुछ कहना चाह रहे थे। हाँ, मैं बहुत देर से कहना चाह रहा था, क्योंकि जो कई सारी चीजें कही गई कि कौन मंत्री जो है किस जाति को संबोधित करता है और किसका एड्रेस करता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने कभी जातियों की राजनीति नहीं करी है और हमारी सरकार भी जो बनी वो जातियों को, धर्म को तोड़ करके बनी है, सभी वर्गों का समावेश है। तो हम किसी एक व्यक्ति को, एक जब मंत्री कोई होता है तो एक खाली वर्ग का मंत्री नहीं होकर रह जाता है, पूरे प्रदेश का होता है और एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो मेरा आग्रह यह है कि जो भी समीक्षा आप लोग कर रहे हैं उसको जातियों में जोड़ करके मत करिए। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने, आपने देखिए, हमने पूरा गुजरात का पूरा मंत्रिमंडल ही बदल दिया था, आपको पता होना चाहिए। नए कार्यकर्ताओं को मौका मिला, मुख्यमंत्री तक बदल गया वहां पे। उत्तर प्रदेश के अंदर भी अगर मंत्री बदले गए तो नए कार्यकर्ताओं को मौका मिला है ना। पहले कितना, अगर सारे लोग अगर बैठे ही रहेंगे अगर एक पद पे, तो नया कार्यकर्ता जगह कहां से बना पाएगा, कैसे उसको जो है मौका दे पाएंगे, उसकी प्रतिभा का हम वो कर पाएंगे। तो मुझे लगता है ये एक खाली दायित्वों का परिवर्तन है। जो मंत्री हटाए गए हैं उनके दायित्वों का परिवर्तन करके उनको कुछ पार्टी और काम देगी। जो लोग अभी तक दायित्व नहीं थे, इसमें अभी इस बार आपने देखा कई लोग अभी इसमें विधायक भी नहीं है, उनको मंत्री पद दिया गया है। तो मंत्री पद इसलिए दिया गया है कि उन्होंने संगठन में अच्छा काम किया है और उनकी काम की पहचान करके उनको मौका दिया गया है। आगे अन्य भी इसी तरह के लोगों को मौका दिया जाएगा। तो मेरा आग्रह यह है कि एक बड़ा मंच है आपका, आलोक जी जैसे इसमें और हमारे दूसरे जो हमारे वक्ता बैठे सभी लोगों का मैं आग्रह करूंगा, आप सब अनुभवी लोग हैं, तो सरकार की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी पर बात की जाए। और योगी आदित्यनाथ जी ने जिस तरीके से गरीबों की योजना और सुरक्षा का वातावरण दिया है और उसमें पूरा मंत्रिमंडल का सहयोग मिला है, तो हमें लगता है कि आगे 2024 का जो चुनाव आने वाला है, मोदी जी की जो गरीब कल्याण योजनाएं हैं, ये पूरा मंत्रिमंडल जो है जनता के बीच में और साथ संगठन हमारा जो है लेकर के जाएगा। ठीक है, मैं रजत इसमें एक बात शामिल करना चाहता हूं हाँ कि ये जैसे आलोक जी कह रहे हैं कि जातिगत समीकरण नहीं रखे गए बीजेपी में, ये बात ठीक है कि बीजेपी ने जो जातिवादी परिवारवादी दल थे उनके जातिगत जो समीकरण को ध्वस्त किया, लेकिन ऐसा नहीं है कि बीजेपी ने जो दल ऐसा दावा करते थे कि एक जाति हमारे साथ है या एक वर्ग हमारे साथ है, उस समीकरण को ध्वस्त तो किया है, लेकिन फिर भी जहां जहां पर जो जातिगत समीकरण। राजबिहारी जी, ये पावरफुल तस्वीर है आपकी स्क्रीन पर। राइट हैंड साइड पर ब्रजेश पाठक, लेफ्ट हैंड साइड पर केशव प्रसाद मौर्य और बीच में योगी आदित्यनाथ। केशव प्रसाद मौर्य चुनाव अपना जरूर हार गए, अभी भी अपर हाउस जो है यूपी में उसके मेंबर है, और ये सबसे पावरफुल तस्वीर है। और जो कद है केशव प्रसाद मौर्य का चुनाव हारने के बाद भी, उसको बीजेपी ने मेंटेन किया है और कद बढ़ाया ब्रजेश पाठक का। आलोक सर, देखिए, निश्चित रूप से एक तरह से आगे की रणनीति का तहत हिस्सा, जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे, और जिनका उपयोग हो सकता है, यदि ब्रजेश पाठक का, जैसे आपका बिल्कुल मैं मानता हूं कि एकदम इतनी जिम्मेदारी दे दी गई है, और उप मुख्यमंत्री कि ये सही है कि योगी आदित्यनाथ जी को यदि अन्य राज्यों में भी ले जाया जाए यदि चुनाव प्रचार के लिए, तब कौन संभालेगा। ऐसी स्थिति में ये देखें कि दो मुख्यमंत्री ऐसे हों, एक अनुभवी हैं
और दूसरे वो भी अनुभवी होते हुए साथ में उनको किस तरह से आगे बढ़कर के काम डायनेमिक करना। पर्सनालिटी है दोनों की, Dynamic, युवाओं से कनेक्ट हाँ, है, बिल्कुल। एक्टिव है, सोशल मीडिया पर है, लोगों से मिलते हैं, एक खासा पहचान रखते हैं। एग्रेसिव, असल में मैंने देखिए आक्रामक रूप से भी जो काम कर सके। केशव प्रसाद मौर्य देखिए कुछ चीजों में तो योगी जी की से भी असहमति रखते थे, कई बार तो उन्होंने कहा था भाई मुख्यमंत्री का नाम तो बाद में तय होगा। तो एक एग्रेसिव लीडर्स की जरूरत जरूर होती है। देखिए कई बार पहले चुनाव में कहा और जाता है कि क्या मैं सर उससे ज्यादा देखिए, केशव प्रसाद मौर्य ठीक है, मौर्य ओबीसी रिप्रेजेंट करते हैं, मैं जो क्रेडिट दूंगा अगर केशव प्रसाद मौर्य को, वो चुनाव जीते हो हारे हो, पिछली बार का जो विधानसभा चुनाव था कल्पना से परे था कि 300 प्लस सीट बीजेपी जीतेगी। लोकसभा के मेंबर थे, ये अध्यक्ष बनाकर भेजा गया था और उस वक्त बार बार इस बात की चर्चा थी कि भाई मुख्यमंत्री कौन बनेगा, तो कहा भाई अध्यक्ष ये थे, 300 सीट पार आई है, मुख्यमंत्री बना दीजिए। उस वक्त नहीं बनाया योगी आदित्यनाथ, जो कि उस फ्रेम में नहीं थे, लेकिन बनाया गया। तो हो सकता है वो जो ड्यू था उसको आज कवर अप किया है। बिल्कुल, और मैं तो यही कह रहा हूं कि आप देखिए आगे उनको एक तरह से डिप्टी मिनिस्टर और सारे लोग एक बराबर इक्वल होते, जैसे अभी हमारे आलोक अवस्थी जी जो कह रहे हैं कि जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो ये मानिए कि फिर मुख्यमंत्री की तानाशाही नहीं चलेगी, कोई मुख्यमंत्री की हो, मैंने किसी पार्टी की हो, मैं खाली इसको इस रूप में मत लीजिए। लेकिन हमेशा कई बार ये गलतफहमी बनती है कि भाई मुख्यमंत्री जो चाहे करेगा। कई जगह जहां तक मैं जानता हूं, शायद आलोक अवस्थी जी को पता हो, भाजपा का आला कमान हो या दूसरी पार्टी खास करके यदि कांग्रेस का यदि पुराना देखा जाए तो कहा जाता था कि आप ऐसा मत मानिए कि आप मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, यहाँ असंतुष्टों की तरह लोग खड़े नहीं होते हैं या विद्रोह करके नहीं गए हैं, यह अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी ये मैसेज जाता था कि विधायकों की नहीं सुनी जा रही है। इसकी शिकायतें तो दिल्ली में सार्वजनिक हुई है, अखबारों में छपी है। तो लोगों को लगे कि आप जिम्मेदारी है भाई डिप्टी चीफ मिनिस्टर से मिल लीजिए, काम आपका जो सही है रचना, जो काम होना है पब्लिक के लिए, हाँ, इंडिविजुअल काम नहीं होंगे, तबादले ट्रांसफर नहीं करेंगे। की कोई स्टोरी नहीं। हमारे साथ अजीत मंडोला जी भी है। मंडोला जी, हमने केंद्रीय कैबिनेट में भी देखा था, बड़े नाम प्रकाश जावड़ेकर, रविशंकर प्रसाद रातों रात ड्रॉप हो गए थे कैबिनेट मिनिस्टर्स से, मोस्ट पावरफुल मिनिस्टर्स थे प्रधानमंत्री मोदी कैबिनेट में भी। यहां पे भी देखिए जो मोस्ट पावरफुल कैबिनेट थे, सिद्धार्थनाथ सिंह और दिनेश शर्मा, श्रीकांत, ये फेस ऑफ द गवर्नमेंट थे। अगर आप 5 साल पहले जाइए तो अगर आपको याद हो तो जितने भी सरकार के बड़े फैसले होते थे, बड़े इश्यूज होते थे, सिद्धार्थ और श्रीकांत ही ब्रीफ करते थे। सरकार के आप कह सकते हैं मेन प्रवक्ता थी, लेकिन आज नहीं है। रजत, हम लोग चर्चा कर रहे हैं तमाम तरह की, जाति पे फला, ये समीकरण वो समीकरण, लेकिन अगर आप गौर करें कि 2014 के बाद पूरा चुनाव का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरा सीन बदल दिया है। अगर हम श्रीकांत शर्मा की बात करें या दिनेश शर्मा की बात करें, जिनको आज हटाया गया है, ये कोई जनाधार वाले नेता नहीं थे। ये केवल लहर में, दिनेश शर्मा तो इसलिए डिप्टी सीएम बनाए गए क्योंकि मोदी जी से उनके बहुत अच्छे संबंध थे, वो मेयर रह चुके थे। लेकिन ऐसा कोई बड़ा नाम केशव प्रसाद मौर्य को इसलिए जो लिया गया है वो इसलिए लिया गया, जैसे कि आपने बताया कि पिछली बार वो प्रदेश अध्यक्ष थे, उनकी अगुवाई में पार्टी ने ओबीसी वोट बैंक था, उन्होंने मेहनत करी और 300 पार पहुंचाया था। लेकिन अगर आप देखें तो बीजेपी में अब मेरा मानना है कि लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट पड़ता है। अब उसमें एक नाम योगी का जुड़ जाएगा। आप जनाधार वाले नेता होंगे, वो गिनती के 10-20 हैं, आप लोकसभा में ले लो या आप उत्तर प्रदेश विधानसभा में ले लो, 10, 20, 50 लोग होंगे जिनका कि अपना जनाधार होगा, जो उससे जीतते होंगे। बाकी ये सब उनका ही करिश्मा है, दोनों नेताओं का चेहरे का। और योगी ने जो कानून व्यवस्था को सुधार किया है, अब ये कह सकते हैं जिसको चाहे मंत्री बनाए, जिसको चाहे हटाएं। अब ये ठीक बात है कि उन्होंने इस बार उन लोगों को हटा दिया है जिनको कि पिछली बार मौका दिया गया था, नए चेहरों को, नए लोगों को सामने लाए हैं। अब 2024 सामने है, वो सारा समीकरण लगा रहे होंगे कि 2024 में भी किस किस को कहां पे कैसे एडजस्ट करना है, किसको कहां मौका देना है, किसको संगठन में देना है। तो मेरा ये मानना है कि आने वाले दिनों में कुछ बदलाव संगठन में दिखाई देगा। वो दिल्ली के संगठन में, केंद्रीय संगठन में हो सकता है, प्रदेश संगठन में हो सकता है, कुछ को तैयार करेंगे लोकसभा चुनाव के लिए। लेकिन सारे चुनाव बीजेपी जो जीत रही है वो करिश्माई नेतृत्व की वजह से जीत रही है, एक मजबूत केंद्रीय करिश्माई नेतृत्व। मतलब आपका कहना है स्टेट लीडरशिप उसमें कहीं नहीं। ठीक है, अरविंद सर के पास चलेंगे। अरविंद मोहन सर, अरविंद सर, मतलब ये मान लिया जाए कि भाई ये जो जीत है ये प्राइम मिनिस्टर और योगी आदित्यनाथ की है, तो प्रेरोगेटिव भी उनका है,
फिर कितने साल से कौन मंत्री है, कितनी बार जीता है, ये सब माने नहीं रखता। परफॉर्म और पेरिश। नहीं नहीं, देखिए, जो बीजेपी चुनाव लड़ती है या बीजेपी की पॉलिटिक्स आज चल रही है, और लीडरशिप निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी की है या फिर योगी जी की है, लेकिन एक एक माइन्यूट चीजें देख के काम होता है और एक एक माइन्यूट चीज के बेसिस पे फैसला होता है। सरकार बनाना और मंत्री बनाना और विभाग देना, ये बहुत बड़ी चीजें हैं। एमएलए का टिकट देना और उस एमएलए के सीट पे क्या क्या इक्वेशन है, किस तरह से अपने लोगों को जिताना है, क्या क्या किस बूथ पे क्या है, बूथ का मैनेजमेंट संघ पन्ना लेके चला रहा है अभियान। तो ठीक है, इसलिए ये एक बार आलोक अवस्थी जी का रुख करेंगे। सर, अरविंद सर रोक रहा हूं। आलोक सर, कैबिनेट तो बन गई, थोड़ी देर में मुझे लगता है कि जो विभाग है उनका ही बंटवारा हो जाएगा, लेकिन एक बड़ी जिम्मेदारी है आपके ऊपर, और जो चैलेंजेस और कमिटमेंट्स हैं वो यहीं से शुरू हो जाते हैं जब स्टेडियम से बाहर मंत्री पद की शपथ लेकर बीजेपी के नेता और अलायंस के नेता निकलते हैं। आलोक अवस्थी सर। देखिए, निश्चित रूप से जो हमारी जिम्मेदारी है, जनता ने दोबारा ऐसा जनमत दिया है तो हमारे 5 साल के कार्यकाल को देख करके दिया है, और उन्हें पता है कि भाजपा जो कहती है वो करके दिखाती है। तो हमने अपना संकल्प पत्र पेश किया जनता के सामने, हम उस पर उस पर खरे उतरेंगे। मेरा एक बात और कहना है कि जैसे कि अभी बात हो रही थी कि नेता लोकप्रिय या नहीं है, अब एक आप सुरेश खन्ना जी को ले लीजिए, उनकी जाति के मात्र 2000 वोट होंगे शाहजहांपुर के अंदर, जहां से वो जीतते आ रहे हैं, 9वीं बार जीत करके आए हैं। सतीश माना 8वीं बार जीत करके आए हैं कानपुर से, उनकी भी जाति के मुश्किल 2000 या 4000 वोट होंगे। ये हजारों की संख्या से जीत करके आते हैं। तो जननेता जो है वो जातियों में बंद के नहीं रहता है। मेरा सिर्फ इतना ही कहना है, कृपया आप समीक्षा करते समय तो ध्यान रखिए कि कितनी मेहनत वो करते हैं, क्षेत्र में जाते हैं। ये जाहिर सी बात है कि हमारा जो शीर्ष नेतृत्व होता है उसका हमको जो है वो वही हमारा नेता होता है, उसी की लोकप्रियता हम जीतते हैं। लेकिन उस जहां पर आप जाति समीकरण की बात करते हैं तो वहां पर यह भी देखना कोई अपवाद स्वरूप कैसे जीत करके आ रहे हैं कि इनकी जातियों का कोई स्थान नहीं है। लेकिन जनता में लोकप्रियता इसलिए है कि जनता के बीच में लगातार उपलब्ध रहते हैं, काम करते हैं और अपने कामों में सफल होते हैं। तो किसी को जाति के आधार पर या किसी को छोटा नेता बता देना, बड़ा नेता बता देना, इससे बचना चाहिए। देखिए, हम लोग कैमरे के सामने बैठकर काम जनता ठीक है, अब तो सरकार बन गई। आलोक सर, अब तो सरकार, देखिए अब सरकार भी हो गई, शपथ हो गई, अब आपसे ठीक बिल्कुल लाइन ली। आलोक सर, ये इस पर मुझे लगता है टिप्पणी आप कर दीजिए। आलोक अवस्थी सर कह रहे हैं कि साहब जातिगत पृष्ठभूमि में बिल्कुल बांधिए मत इस कैबिनेट को और उस पर चर्चा मत करिए। मुस्कुरा भी रहे, भाई अब तो सरकार बन गई, अब क्यों बांधेंगे, अब तो 24 दिखेगा। देखिए रजत जी, ये सही है कि जाति एक थोड़ा सा जहां अपने समाज में जिनका महत्व होता है उसका एक फायदा मिलता है, लेकिन मैं अजीत मंडला जी जो कहा उससे मैं थोड़ा असहमत इसलिए हूं कि खाली ये 10-20 लोग होंगे जिनके ऊपर प्रभाव इनका जनता में होगा। मोदी जी का नाम, उनकी योजनाएं, उनके कार्यक्रम, उनका बड़ा वो झंडा जैसे कहते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर स्पीच में, पार्लियामेंट्री पार्टी में, दूसरी जगह पार्टी की बैठक में कहते रहे भैया तुम जाके गली गली में काम करो। ठीक है, उन्होंने कहा काम करो, सिर्फ मेरे ऊपर भरोसा मत रखो। वक्त की थोड़ी कमी, आप सब हमसे जुड़े, हमने योगी आदित्यनाथ कैबिनेट वर्जन 2 आपको दिखाया, सारी शपथ दिलाई और विश्लेषण सबके साथ किया कि आखिर आज से एक नए युग की शुरुआत उत्तर प्रदेश में हो रही है। इंडियन न्यूज में एक छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए इंडियन न्यूज।